तो आज का जो इस वीडियो में हम लोग लेक्चर का बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अम्ल, क्षारक और लवण। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि खट्टा, कड़वा और नमकीन। ठीक है, तो हम लोग ये जो एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स है, एक्चुअल में क्या है तो नेचर है किसी भी सब्सटेंस का। तो हम लोग नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसी भी सब्सटेंस का नेचर एक्चुअल में क्या होता है और उस नेचर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। वो नेचर वाले सब्सटेंस यदि किसी दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, और ये खुद के नेचर इसका प्रोड्यूस कहाँ से होता है और इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं। ठीक है, फिजिकली देख के कैसे पहचानते हैं, केमिकली हम लोग लैब में इसको कैसे पहचानेंगे। तो ये सब के लिए पूरा का पूरा आज का लेक्चर रहेगा। चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने क्या पढ़ लिया, इससे पहले मैंने पढ़ा है लाइट। लाइट के बाद मैंने पढ़ा था क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर जो 11 है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस भी पढ़ा, और ये है यहाँ पर आज अगला चैप्टर। ठीक है, इसका मतलब मैंने फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ लिए, 2-3 चैप्टर, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर, 4 चैप्टर एक्चुअली मैंने पढ़ के समाप्त कर चुका था कि लेक्चर समाप्त है पूरा डिटेल क्वेश्चन आंसर के साथ। अगला है अम्ल, क्षारक और लवण, जो कि मेरा 5वां चैप्टर रहेगा साइंस का। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एसिड के बारे में जानने वाले हैं और बेस के बारे में। तो हम 7th क्लास में जब पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टा होता है स्वाद में। ठीक है, और वहाँ पर मैंने इंडिकेटर भी बताया था, लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर में क्या करता है कि ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यदि एसिड का सोल्यूशन है उसमें यदि हम लिटमस पेपर को क्या करें, डीप करें, उसमें डुबोएं ब्लू लिटमस पेपर को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो हम समझ जाएंगे कि जो सोल्यूशन है वो एक्चुअल में क्या है, वो है एसिड। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब एसिड का एक और मेन सा डेफिनेशन जो है केमिकली बहुत बढ़िया डेफिनेशन, जबरदस्त डेफिनेशन, वो क्या है ये देखिए। वो है कि जब भी कोई भी एसिड रहेगा तो उसका जब हम लोग एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाता कर कैसे हैं, उसमें हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं, और जब उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो H+ आयन को रिलीज करेगा। एसिड का ये सबसे ही प्रचलित डेफिनेशन देता है। मतलब एसिड का डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, द सब्सटेंस विच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड सोज, और इसको लिख सकते हैं एंड रिलीज H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिड्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सब एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, खट्टा लगता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सबसे हाइयर ज़्यादा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, इसको टच भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लैब में चेक करना पड़ेगा ना। और लैब में कोई भी चीज़ को हम लोग टच करके नहीं देख सकते, उसमें हम लोग पूरा सेफ्टी में रखना पड़ता है। इसके लिए वहाँ पर रिएक्शन करवा के देखना पड़ता है, तो टेस्ट करने के लिए कुछ बनाना पड़ता है। तो वहाँ पर बनाया गया था पीएच स्केल, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एसिड के बारे में जानकारी ले लिए, अब बेस के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो बेस एक्चुअल में क्या होता है, तो बेस को टेस्ट करते हैं। तो बेस को टेस्ट करते हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, सोप को ले लीजिए आप, सोप, साबुन जी, हाँ साबुन। तो साबुन को आप यदि टच कीजिएगा कैसा लगेगा, चिकना चिकना, सोपी टाइप चिकना लगेगा, है ना। दूसरी बात है, उसको यदि आपने कभी उसको खा के देखा होगा, खा के नहीं थोड़ा सा टेस्ट करके देखा होगा, तो कैसा लगता होगा, उसको आपको फील होता होगा जैसे कि कड़वा चीज़ कुछ खा रहे हैं। तो उसका बीटर होता है स्वाद, कैसा होता है, बीटर। तो बीटर इन टेस्ट। और ये क्या करता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है ब्लू में। किसका काम है, क्षारक का, बेस का। मतलब बेस करता क्या है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मैंने क्या किया है यहाँ, मैंने यहाँ कहा एसिड में ब्लू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में, और बेस में मैंने क्या कहा, बेस में कहा कि जो रेड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू में। तो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि हम लोग एसिड को लें उसको रेड लिटमस पेपर को ही उसमें डिप करें तो क्या होगा, तो वो रेड का रेड ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। और यदि यहाँ पर बेस को लें, बेस को ब्लू लिटमस पेपर में ही यदि डिप करें तो क्या होगा, तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है, याद रहे जब भी एसिड को हम लोग ब्लू लिटमस पेपर में डिप करेंगे, एसिड सोल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर से डिप करेंगे तो क्या होगा, रेड होगा। और यदि रेड से करेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा। और यदि यहाँ पर रेड लिटमस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू होगा। और यदि ब्लू को डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये सोर होता है, खट्टा होता है, टेस्ट में क्या होता है, पूरा खट्टा होता है। ये क्या होता है, टेस्ट में कड़वा होता है, जिस तरह साबुन होता है उस तरह बीटर। ठीक है, टेस्ट में ये क्या करता है, जब इसका एक्वा सोल्यूशन करते हैं, जब इसको हम लोग एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, H+ आयन को रिलीज करता है। कैसे करता है वो भी देखेंगे रिएक्शन के थ्रू। और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर OH- आयन को रिलीज करता है। बिल्कुल सेम डिफरेंस है दोनों का।
ठीक है। एसिड खट्टा होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, H+ आयन को रिलीज करता है। इसके बाद क्या होता है, बीटर जो है ये बेस, बी से बीटर, बीटर कड़वा होता है, मतलब बेस जो होता है कड़वा होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और OH- को रिलीज करता है। कब? जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन को बनाते हैं तब। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, आयन निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, इधर एसिड ले चुके हैं, एक साइड में बेस है, एसिड में लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें जब H2O देंगे वाटर से, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें वाटर मिलाते हैं ना, तो क्या फॉर्म होगा वो देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में यदि वाटर हम लोग मिलाते हैं तो क्या होगा वो देखेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3 में यदि हम लोग वाटर मिलाते हैं तो क्या फॉर्म होगा ये देखेंगे। ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 में देखते हैं क्या फॉर्म होता है। ठीक है, फिर है ये फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें यदि वाटर मिलाते हैं तो किस तरह से होता है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, HCl को यदि वाटर मिलाएंगे तो इसमें फॉर्म होगा H+ और Cl- आयन को रिलीज करेगा। अब कभी कभी क्या होता है, अच्छा 1 मिनट बाद में बताएंगे। यहाँ पर क्या निकल गया, H+ आयन, इसका मतलब ये क्या है, एसिड। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, H+ आयन होगा प्लस SO4- 2 आयन निकल जाएगा। फिर HNO3 में क्या होगा, H+, ठीक है, और क्या निकलेगा, NO3- आयन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, H+ और CO3- 2 आयन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हर जगह देख पा रहे होंगे आप, क्या निकल रहा है, यहाँ पर H+ आयन निकल रहा है, यहाँ भी H+ और क्या होगा, यहाँ PO4- 3 आयन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो क्या है, H+ आयन को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एसिड है। कभी कभी क्या होता है, जो H+ आयन आया वो रिएक्ट कर लेता है इस H2O से और बनाता है क्या, H3O, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो कभी कभी H+ आयन ना देख करके हमें ये पता चलता है H3O निकल रहा है, तो समझ जाना है कि वो क्या है, वो भी एसिड ही है। बेस में बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में H2O का मिश्रण करने वाले हैं, रिएक्ट नहीं, इसको एक्वस सॉल्यूशन करवाने वाले हैं H2O के साथ, मतलब वाटर के साथ। तो इसका जब भी एक्वस सॉल्यूशन करवाते हैं तो NaOH है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और OH- आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, K+ और OH- आयन को रिलीज करेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ Ca2+ और यहाँ पर OH- आयन को रिलीज करेगा। यहाँ पर भी क्या करेगा, यहाँ पर भी Mg2+ और OH- आयन को रिलीज करेगा। तो ये था, क्या था, ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कि H+ आयन और OH- आयन को कैसे रिलीज होता है, कहाँ पर रिलीज होता है। जब भी हम लोग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या तो बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में एडवांस जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एडवांस मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपके पास अभी दिख रहा है टेबल है ना, जो टेबल दिख रहा है उसमें क्या क्या है। ठीक है, जैसा कि फिगर में है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में क्या है, साइट्रिक एसिड है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और जो दही हम लोग यूज करते हैं कर्ड, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, और अंट जब स्टिंग करती है, अंट स्टिंग मतलब चींटी काटती है, तो मेथनोइक एसिड देती है, वो जिससे जलन होने लगता है। नेटल स्टिंग, नेटल एक पौधा है जिसका पत्ता जो है वो जब छूने पर लगता है जैसे कि हमको कोई काट रहा है, जैसे कि चींटी काट रही है, तो वो क्या होता है, वो मेथनोइक एसिड होता है उसमें। इसको जो है सो आप याद कर लीजिए, और ये आपके लिए और आपके सिलेबस से जब कम्पिटिटिव लाइन में जाएंगे उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं हम हर जगह,
ये बात समझ में आई होगी कि H प्लस आयन और OH माइनस कैसे आयन रिलीज होता है। तो हम आगे चलने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, देखिए कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्चुअल में ये जो न्यूट्रलाइजेशन है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है उदास में कुछ और हो, सौ कुछ और सौ हो। ठीक है, तो उदासीनीकरण जो होता है उसका मतलब है कि एसिड और बेस दोनों को मिला देने के बाद, बराबर अमाउंट का एसिड बराबर अमाउंट का बेस मिला देने के बाद उसमें न ही एसिड का गुण रहता है न ही बेस का गुण रहता है, वहाँ पर जो है सो सॉल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और जब हम लैब में कर रहे होते हैं तो इसका रिएक्शन कुछ मिलता है हमको, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को यहाँ पर लिख देते हैं भाई अभिक्रिया। हम यहाँ पर इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, हम इसको मिटाएंगे। देख लीजिए HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस इसको हम जो बेस से मिलाने वाले NaOH से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का यही रूल है कि एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एक्चुअल में यही है, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो एसिड यहाँ पर HCl, यहाँ का H और यहाँ का H2, यहाँ का H और यहाँ का OH दोनों मिलके क्या बनाएगा? बनाएगा H2O। और फिर यहाँ जो Na है और यहाँ जो Cl है, ये दोनों मिला के क्या बनेगा? NaCl। इस तरह से क्या होगा? पहला प्रिपरेशन हम लोग सॉल्ट का समझ गए। या तो यूँ कहें कि जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इससे हम लोग को क्या बनता है? सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और ये सही बात भी है। ठीक है, तो ये जो है एसिड प्लस बेस, इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग जो है सो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एसिड का और बेस का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट में क्या है? हम लोग फर्स्ट में इधर लिख देते हैं एसिड, ठीक ना, और इधर क्या करते हैं? इधर करते हैं हम लोग बेस। एक्चुअल में हमने जो बोला है वो ध्यान में रखिएगा, हम नीचे यहाँ पर लिख के रखेंगे कि क्या बोलेंगे? एसिड प्लस बेस फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले? फर्स्ट में एसिड यदि रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या बनाएगा, और यदि बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या बनाएगा? ठीक है, दोनों से में एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। और यदि बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये भी वही करता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाता है। ठीक है, ये याद रहे, बेस यदि रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, ये है इसका पहला। अब कहोगे सर कि इसका थोड़ा सा इक्वेशंस बताइए, तो इक्वेशंस को देखिए आराम से हम बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे जी। तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत प्रचलित एसिड है जी, इसको रिएक्ट करते हैं हम लोग किसके साथ? मेटल में ले लेते हैं जिंक, Zn। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ZnCl प्लस H2, वही हुआ एसिड मेटल सॉल्ट H2 गैस। ठीक है, और यदि बेस में हम लोग करें तो बेस में क्या करेंगे? बेस का सबसे प्रचलित क्या है? NaOH। इसको रिएक्ट कराओ Zn के साथ, क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा Na2ZnO, Na2ZnO प्लस H2 गैस।
ठीक है। तो Na2ZnO को क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये सोडियम जिंकेट जो है वो क्या है एक्चुअल में, वो सॉल्ट है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है ना, जो बेस से मेटल रिएक्ट होने के बाद बना है। लिखते हैं दूसरा, जो ये तो पहला था जी दोनों तरफ से, ठीक है। ये है यहाँ पर दूसरा कि एसिड जो है, यहाँ पर एसिड जो वो रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड से, ठीक ना, हाँ मेटल ऑक्साइड से। और यहाँ पर जो है वो बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड से, याद रहे। तो ये क्या फॉर्म करेगा, एसिड जो है उसको ले लेते हैं हम। एसिड एक्चुअल में एसिड देखिए, जो मेटल होता है, मेटल उसका जो कंपाउंड होता है, ठीक है, मेटल का जितना भी कंपाउंड है वो क्या है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो मैं इधर कहीं साइड में लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो मेटल का जो कंपाउंड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक ना। और क्या, और जो नॉन मेटल का कंपाउंड होता है, नॉन मेटल का, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। एक्चुअल मतलब मैक्सिमम में ये होता है। तो एक्चुअल में यहाँ क्या है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, एसिड में ले लेते हैं HCl को, और मेटल ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं जी। क्या बनेगा ये, यहाँ पर देखिए बनाते हैं, CaCl2 प्लस H2O, Cl2 प्लस H2O। ये था क्या, रिएक्शन था। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, तो एक्चुअल में ये है क्या, एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। उसी तरह उसमें भी होगा, क्या होगा इसमें बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, क्या है यहाँ पर, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेस में हम लोग जो प्रचलित है उसी को ले लेते हैं, NaOH। बुक में भी रिएक्शन दिया हुआ रहता है, हम समझते हैं कि आपको ये सब रिएक्शन याद रखना चाहिए। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो SO2 होता है, ठीक है, क्या होता है, SO2। तो बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिड बोलते हैं। क्या बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर बनेगा Na2SO4, ठीक है, यहाँ Na2SO4 और ये H2O बन जाएगा प्लस H2O, ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बना कैसे रहे, तो ये रिएक्शन है, ठीक है। एक्चुअली आप कहेंगे यहाँ पर CaCl4 क्यों नहीं बनाए, CaCl10 क्यों नहीं बनाए, Ca2Cl क्यों नहीं बनाए। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला, ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया है, वहाँ पर बहुत अच्छा से बताया है, उसको देखिए। यहाँ पर भी NaOH जो है सो इसे रिएक्ट करता है, तो Na2SO4 क्यों बना है, सबसे पहले हमें क्या करना था, वाटर को बाहर निकालना था, ठीक है, वाटर को बाहर निकाल दिए। तो ध्यान में रहे, वहाँ पर हम लोगों ने इसको बारे में पूरा डिस्कस किया है। तीसरा है कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन, ठीक है, किसके कार्बोनेट से, देखिए यहाँ पर देखिए मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो मिटावे नहीं, मिटावे दिख जाएगा नीचे, ठीक है, दिख जाएगा। थर्ड में क्या है, यदि एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, या तो बाइकार्बोनेट के साथ, या तो मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो क्या बनाता है, और गुण है कि एसिड यदि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एक्चुअल में क्या है, एसिड जो है सो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये जो मेटल कार्बोनेट है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। क्या नेचर है, बेसिक नेचर है, समझे। तो एसिड और बेस क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन जब कार्बोनेट है तो CO2 भी बनाएगा। जैसे आप देखिए HCl मैंने ले लिया एसिड को, और बेस में मैंने क्या लेता हूँ,
Na बेस में लेंगे, यहाँ पर क्या मेटल कार्बोनेट Na2CO3 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? Na2CO3। ये क्या फॉर्म करेगा? एसिड और बेस को मिलाने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या होगा? NaCl बना दो जी, NaCl। वाटर क्या होता है? H2O प्लस, यहाँ पर क्या होगा? कार्बोनेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, ये था इसका रिएक्शन कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या तो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो साइन दिया इसका मतलब क्या है कि ये गैस जो है सो प्रोडक्ट साइड में बन रहा है और गैस उड़ रहा है। ठीक है, गैस बन रहा है प्रोडक्ट साइड में, इसका ये साइन है। पहला चैप्टर में मैंने बताया था। इसके बाद क्या है? इसके बाद है यहाँ पर एक चीज़ और ले सकते हैं आप, HCl यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तो हम दिखाई दे देंगे। हाँ, तो ये जो HCl है प्लस यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए मेटल बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट होता है तो क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम क्या करेंगे? इसको रिएक्ट करवाएंगे दोनों को आपस में। ठीक है, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये क्या है? ये दोनों सेम बन गया, लेकिन आपको पता चलेगा उस समय जब आप इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिए। बड़ा आसान ट्रिक है, शॉर्ट तरीका है, बहुत अच्छा है। कभी कभी ये पूछा जाएगा कि ये जो CO2 बना है उसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। तो इस CO2 को आप पास करा दो लाइम वाटर से। ठीक है, तो लाइम वाटर एक्चुअल में क्या होता है? लाइम वाटर पहले होता है पूरा क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, इधर से उधर पास हम लोग देख सकते हैं आसानी से। लेकिन क्या होता है, थोड़ा जब उस पर हम लोग CO2 गैस को पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? मिल्की। मिल्की मतलब समझ रहे? नहीं, दूध कलर का थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है, और यदि और ज़्यादा पास कराते रहें तो ये वाइट पूरा कलर हो जाता है। ठीक है, वो सोलूबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सोलूबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन को यदि देखना चाहते हैं तो हम इसको दिखाते हैं, पहले इसको मिटाने के बाद। आगे क्या बोल रहे थे हम कि जब कभी CO2 को टेस्ट करना रहता है तो क्या करते हैं? ये जो CaOH का हॉल्ट वैसे लाइम वाटर इसी को बोलते हैं, इसमें CO2 को मिला देते हैं। मतलब जो CO2 गैस मेरा रिलीज हो रहा है उसको ले जाते हैं पाइप से, कहाँ पर? इसके कंटेनर में, जहाँ पर क्या हो? ये CaOH का हॉल्ट ट्वाइस हो। तो ये कैसा दिखने लगता है? मिल्की दिखने लगता है, थोड़ा सा मिल्की। ठीक है, उससे पहले क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल मतलब सोल्यूबल मतलब ट्रांसपेरेंट, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? मिल्क टाइप में हो जाता है। इसके बाद भी इसमें और भी ज़्यादा, देखिए यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस तो है, लेकिन इसमें यदि वाटर के साथ यदि और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो ये पूरा का पूरा हो जाता है वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर सोल्यूबल में। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का मेथड। ठीक है, आगे जो है सो हम लोग देखते हैं H+ आयन और OH- आयन का रिलीज होने का जो स्ट्रेंथ है। कोई ऐसा एसिड होगा जिसमें ज़्यादा H+ आयन रिलीज होगा, उसको क्या कहेंगे? कोई ऐसा एसिड होगा जिसमें ज़्यादा OH- कम है H+ आयन रिलीज होगा, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटाते हैं पहले। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड। देखिए क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड या तो बेस। ठीक है, मतलब अम्ल पूछा था। एक होता है वीक। वीक मतलब समझते नहीं क्या? कमजोर। वीक एसिड या तो बेस। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जिसका एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? मोर H+ आयन को रिलीज करेगा, मोर H+ आयन। ठीक है, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा जो उसके एक्वस सॉल्यूशन में मोर OH माइनस आयन को रिलीज करें। ठीक है, ये था इसका मेथड। ये क्या था यहाँ पर कि यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो उसके एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा H+ आयन को रिलीज करता है। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब जो एसिड है इसमें ज़्यादा H+ आयन रिलीज होता है। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, NaOH, KOH, इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये सब बहुत ज़्यादा बेस है। ठीक है, जब बिच्छू का डंक मारता है तो ये सब लगाने से ठीक हो जाता है। इसके बाद है वीक एसिड में, तो वीक वही बात हुआ जो लेस H+ आयन को रिलीज करे। ठीक है, और लेस OH माइनस आयन को रिलीज करे। ये एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, लेस H+ आयन को रिलीज करने वाला एसिड कौन सा है, तो ये है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, और ये फास्फोरिक एसिड H2H3PO4। ठीक है, ये था। ठीक है, और ये लेस OH माइनस आयन को रिलीज करने वाला कौन सा मिलेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है सो लेस OH माइनस आयन को रिलीज करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये जो वीक है इसको माइल्ड वीक भी बोलते हैं। माइल्ड क्या बोलते हैं, माइल्ड एसिड है तो माइल्ड बेस। माइल्ड एसिड माइल्ड बेस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रेगुलर लाइफ में टूथपेस्ट में ब्रश करते हैं, इसमें इस बेस होता है। क्यों होता है बेस वो भी बताएंगे, और दांत का डीके कैसे होता है, टूथ डीके, दांत का क्षय कैसे होता है, ये भी बताएंगे। तो इसके बाद इसको मिटाते हैं और अगला चलते हैं इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, क्या करते हैं इंडिकेटर के बारे में। एक चीज यहाँ पर बता दें, कभी कभी हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड का। ठीक है, जिसको CONC लिखते हैं रिएक्शन में, और कभी कभी यूज करते हैं डाइल्यूट का। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड मतलब होता है उसका प्योर फॉर्म, और डाइल्यूट का मतलब होता है जब वाटर में उसको हम लोग ऐड करते हैं तब का फॉर्म। और मेथड ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, यदि एसिड को मिला रहे होते हैं, डाइल्यूशन का मेथड को हम लोग जानने वाले हैं ना। जब भी कभी क्या करने वाले हैं, एसिड को मिला रहे होते हैं। ठीक है, किस में मिला रहे होते हैं, वाटर में। तो क्या करना चाहिए उसमें कि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एसिड है, क्या है यहाँ पर एसिड है, और इधर से हम लोग वाटर मिला रहे हैं, तो क्या किस तरह से मिलाना चाहिए, क्योंकि डाइल्यूशन उसी को बोलते हैं। दूसरा है कि इसको मिलाने से क्या क्या हानि हो सकता है। तो देखो, जब भी इसमें वाटर को ड्रॉप को जैसे ही डालेंगे क्या होगा, एसिड पर पड़ेगा और वहाँ से ड्रॉप्स सब निकलेंगे बाहर, छिलकेगा बाहर, और बाहर छिलकने यदि एसिड आपके फेस में लगा तो आपका चेहरा खराब कर देगा। इसलिए ये मेथड जो है सो बिल्कुल गलत है। अगला मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये वाटर होता है, क्या होता है, वाटर। और वाटर को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है मिलाने वाला। ठीक है, और इधर से एसिड को डालना पड़ता है। यदि एसिड को डालते हैं, एक बार डालें, इसको आराम से मिला लिए, क्या होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट फॉर्म नहीं होता, इसका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो मेथड ऑफ डाइल्यूशन इज नॉट दैट वी विल मिक्स water into acid, we have to mix acid into water. This is a good process of dilution. ठीक है, अगला चलते हैं इंडिकेटर। बच्चा लोग देख रहे हो, इंडिकेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन इंडिकेटर के बारे में 7th क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़े थे नहीं। तो इंडिकेटर एक्चुअल में एक ऐसा होता है जिससे हम लोग कोई भी सब्सटेंस का नेचर को पता कर पाते हैं, कोई भी सब्सटेंस का नेचर को पता कर पाते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस यदि अम्ल है तो अम्ल कैसे है, बिना उसका स्वाद चखे खट्टा लगता है या बिना जाने कैसे पता कर सकते। इसके लिए क्या क्या आता है,
तो इसके लिए आ जाएगा आपके पास लिटमस पेपर, टर्मरिक हल्दी, ठीक है। तो ये जो है सो देखते हैं आराम से। लिटमस पेपर के बारे में तो हम पहले बताए थे, ठीक है। लिटमस पेपर के बारे में कि एसिड में यदि लिटमस पेपर को काटते हैं तो क्या होता है, ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड में, और यदि बेस में हम लोग करते हैं तो क्या होता है, रेड कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। ये तो शुरुआत में जो लेक्चर चालू हुआ था तभी बताए थे, ठीक है। लेकिन आगे है लिटमस पेपर में क्या होता है, आगे टर्मरिक में क्या होता है, टर्मरिक में, ठीक है। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, ठीक है। तो हल्दी को यदि आप इमली का उसमें इमली का रस को हल्दी मिलाओगे तो नो चेंज, क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि हल्दी को आप बेस में मिलाओगे, ठीक है, यहाँ पर एसिड था, और यदि हल्दी को बेस में मिलाओगे तो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। हल्दी टर्मरिक को बेस में क्या होगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला इंडिकेटर क्या है, फिनोफ्थलीन। क्या है, फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन में क्या होता है कि फिनोफ्थलीन में इसी तरह होता है कि एसिड को जब मिलाते हैं, फिनोफ्थलीन में जब एसिड को मिलाते हैं तो वो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब उसमें बेस को मिलाते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, एसिड है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज। थोड़ा मिटाते हैं ऊपर नीचे कहीं भी, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है वो देखना है। मिथाइल ऑरेंज, इसमें जो है सो दोनों अलग अलग का प्रभाव शो करता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में जब हम लोग एसिड को मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज में जब हम लोग एसिड को मिलाते हैं तो ये रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और जब हम लोग बेस को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। क्या होता है, येलो। तो मिथाइल ऑरेंज में एसिड को मिलाने पर क्या होता है, बेस रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। और जब इसमें बेस को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में एसिड को मिलाते हैं तो रेड हो जाता है, और बेस को मिलाते हैं तो येलो हो जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है, माय बनाना इज, यूँ लिख सकते हैं, माय एप्पल इज रेड, ठीक है। और एप्पल इज रेड तो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। एंड बनाना, ठीक है, बनाना से बी से बेस, और येलो मतलब येलो कलर का हो जाता है। तो याद रखने का तरीका यही है, माय मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में एप्पल को डालते हैं तो क्या होता है, एप्पल मतलब एसिड को डालते हैं तो क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज में बेस को डालते हैं तो हो जाता है येलो कलर का। अगला जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको बोला जाता है, वो है पीएच पेपर। तो पीएच पेपर को आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर हमने इसको फिगर दे दिया है। तो पीएच पेपर में होता क्या है कि वो एक ऐसा पेपर है जिसमें जितना हम बताएं अभी सारे के सारे इंडिकेटर को, क्या क्या बताया इंडिकेटर में मैंने बताया, अभी लिटमस पेपर बताया, टर्मरिक बताया, फिनोफ्थलीन बताया, मिथाइल ऑरेंज बताया, इन सबको मिक्स करके बनाया गया है। उसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एसिड या तो बेस कोई भी सब्सटेंस को उस पर डालते हैं, डालने के बाद उसका जो कलर चेंज होता है उसको हम एक टेबल से मिलाते हैं, जो टेबल यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, उस टेबल से मिलाते हैं। जो कलर मैच कर जाता है उससे हम लोग ये जान जाते हैं कि वो कितना एसिडिक है या तो कितना बेसिक है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको एक और ग्राफ दिखेगा, उस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं उधर जो है, उधर वो क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है, फिर ग्राफ धीरे धीरे घटते हुए नजर आ रहा है। उधर जो है यहाँ पर जो 7 होता है, वैल्यू 7, वो क्या है, 7 एक प्योर वाटर का फॉर्म है। नहीं वाटर जो है ना ही एसिड है, ना ही बेस है, नहीं खट्टा है, नहीं कड़वा है। तो वाटर जो है वो प्योर है। और वाटर के बाद यदि पीएच वैल्यू बढ़ने लगे 7 से आगे, 7.1, 7.2 से लेकर के 14 तक, तो क्या होता है, वो हो जाता है बेस। और 7 से नीचे जाते हैं तो 0 तक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो जिसका पीएच वैल्यू 0 के करीब होता है, 1-2 के करीब, 1-3 के करीब, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और 14 के करीब जिसका वैल्यू होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है।
तो और फिर धीरे 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 बेस का वैल्यू इधर कम होने लगता है और यहाँ से एसिड का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगता है उधर। ठीक है, तो ये टेबल से वो समझ में आ जाएगा आपको, बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है। आगे पीएच वैल्यू का क्या रूल होता है, तो पीएच वैल्यू का रूल हम बताते हैं। पीएच वैल्यू को हम लोग रियल लाइफ में कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, ये भी पीएच वैल्यू पर ही बेस्ड है। इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में वो क्या है कि पीएच वैल्यू जो हमारा बॉडी है उसका पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 7.8 तक ही होना चाहिए। पहला इम्पोर्टेंस तो ये हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंस हो गया जो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर रहते हैं, पेड़ पौधा जीव जंतु सब, उसका पीएच वैल्यू एक शॉर्ट रेंज में ही होना चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं कम। और यदि कम ज़्यादा होते रहता है तो वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। पीएच वैल्यू जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, लाइफ एंड डेथ का मामला आ जाता है इस पर। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं तीसरा जो है वो क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर कब बनता है, 5.6 से यदि कम हो जाता है तो एसिड रेन होने लगता है। देखिए, जब अर्थ पर हम लोग व्हीकल चलाते हैं तो पोल्यूशन होता है, इससे कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, और सल्फर गैस रिलीज होता है। और ये नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक, कहाँ जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ऊपर में जो बादल है, बादल में एयर का ड्रॉप्स है, वहाँ से रिएक्ट करता है और वहाँ पर क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कार्बनिक एसिड बनाएगा। अब ये क्या बन गया, एसिड हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, एसिड। जो रेन बारिश है वो पानी क्या बन गया, पानी का ड्रॉप बन गया एसिड। ठीक, अब एसिड जब बन गया तो उसका यदि पीएच वैल्यू कितना से कम हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाता है तो वो एसिड रेन कहलाता है। और यदि वो एसिड का रेन जो है रेन के रूप में यदि अर्थ पर आता है तो जितने लोगों को उस पानी के द्वारा चोट पहुंचेगा, मतलब पानी से जो जो भीग जाएगा उसको बुखार होना जरूरी है, क्योंकि एसिडिक नेचर उस वाटर में ज़्यादा होता है। मतलब पीएच वैल्यू का हमारे लाइफ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, समझे बात को। इसके बाद टूथ डीके के बारे में पढ़ना है। तो टूथ डीके देखिए, यहाँ पर एक दांत का फिगर दिखा रहा हूँ, बना रहे हैं हम आपको, पता नहीं बनेगा या नहीं, लेकिन दांत जो है सो एक्चुअल में इसी तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर तो हमको दांत यहाँ से ऊपर इस तरह दिखाई देता है। एक्चुअल होता क्या है कि जब आप खाना खा रहे होते हो, जब आप भोजन कर रहे होते हो, तो भोजन करने के बाद यदि आप ब्रश नहीं करते हो तब क्या होता है, उसमें जो खाना बच जाता है आपका दांत में थोड़ा थोड़ा, वो अब कौन खाता है, बैक्टीरिया खाता है, बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ से एसिड को रिलीज करता है। एसिड को रिलीज करने से क्या होता है, बैक्टीरिया जब एसिड को रिलीज करता है तो माउथ में क्या होता है, एसिड आता है, जिसके कारण कभी कभी जब देखिए सोकर उठिएगा सुबह सुबह लगेगा खट्टा मुंह पूरा, तो उसका कारण यही है। ठीक है, क्या कारण है उसका, ये बैक्टीरिया जब उसके भोजन को खाता है तो। अब बैक्टीरिया जब भोजन को खाया, और उसके अलावा यहाँ पर जो ये जो लेयर है आपके दांत का, टीथ का लेयर है, वो किससे बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं टूथ इनेमल। क्या बोलते हैं, टूथ इनेमल। ठीक है, वो किससे बना रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ रहता है। वो किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो वो एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, और जब रिएक्ट होता है तो क्या है, जो आपके दांत के ऊपर में जो लगा हुआ है, एक कैल्शियम इनेमल जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमारा बॉडी में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यदि कुछ पार्ट है तो यही है। ठीक है, तो ये जो इनेमल होता है, वो इनेमल जब रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो इनेमल को डीके करने लगता है, क्षय करना, मतलब उसको हटाने लगता है। और हटाने लगने से क्या होता है, धीरे धीरे आपका दांत ब्लैक होने लगता है, दांत सड़ने लगता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको, कि ये पीएच वैल्यू भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्या होता है, संक्षारण होने लगता है। यहाँ पर संक्षारण मतलब समझते ही नहीं, दांत का डीके होना। डीके मतलब दांत का जो परत है उसके ऊपर में, वो परत धीरे धीरे कम हो जाना, उसको बोलते हैं संक्षारण, डीके। ठीक है, तो टूथ डीके में भी ये एसिड का प्रभाव पड़ता है। अगला है स्टोमक।
स्टोमिक मतलब इसको मिटाइए, ठीक है। और जब हम लोग भोजन खाते हैं तो हमने पढ़ाया था 7th क्लास का पहले चैप्टर में, और चूँकि इसको जो है सो 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो स्टोमिक से क्या होता है, हम लोग हमारा जो फूड है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज होता है। क्या? HCl, ठीक है। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज होता है हमारे पेट से, ठीक है, स्टोमिक से, तो वो स्टोमिक से रिलीज होता है तो वहाँ तक ठीक है, जब खाना खा रहे हो वो पचा देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप रोज़ खाना खा रहे हो, दोपहर का भोजन ले रहे हो 12 बजे 1 बजे ले रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या है 2 बजे 3 बजे तक भूखे रह गए, तो क्या होता है कि इसकी आदत हो जाती है स्टोमिक का इसको रिलीज करने का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने का। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, रिलीज हो जाती है। अब इसके कारण से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज हो गए तो आपका पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एसिडिटी हो गया, एसिड बढ़ गया। ये प्रोसेस एक समय और होता है, जब आप शादी में जाते हैं तो कभी देखते हैं वहाँ पर लगा हुआ गोलगप्पे, तो कभी वो खा लिए, कभी देखें मटन है वो भी खा लिए, कभी देखें आप मीठा है वो भी खा लिए, तो अलग अलग टेस्ट देखने लगे, खाने लगे, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है, स्टोमिक पर। आप बहुत ज़्यादा खा लिए, मतलब अब नॉर्मल भोजन आप करने लगे, अब नॉर्मल फूड, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट करने के लिए उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा तो आपका स्टोमिक में जलन होने लगेगा, जिसके कारण से डॉक्टर बोलते हैं कि ये एसिडिटी का रीजन आ गया। अब एसिडिटी का रीजन आ गया, उसको हटाना पड़ेगा। तो एसिडिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, एंटी एसिड को यूज करते हैं। एंटी एसिड को, एसिडिटी हो गया, एसिड हो गया, तो एंटी एसिड देना पड़ेगा। तो एंटी एसिड जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड, ठीक है। तो एंटीसिड के लिए यूज करते हैं, और उस समय जो स्टोमिक को ठीक करने के लिए यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये सिरप होता है, जब हम इसको पीते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पर एसिडिटी को कम किया जाता है, न्यूट्रल होता है, एसिड और बेस मिलाकर सॉल्ट और वाटर तो बनता ही, आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर पूरा का पूरा बन जाता है और आपको रिलीज मिल जाता है। तो यहाँ तक था हमारा एसिड और बेस का कहानी, ठीक है। एसिड और बेस का कहानी यहीं तक है ना, हाँ ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है एसिड और बेस का कहानी। अब एक पार्ट और बनाएंगे, इसमें हम लोग बनाएंगे इसके बारे में, लवण के बारे में। लवण मतलब समझिए कि आप, हम बात कर रहे हैं सॉल्ट का। तो एक पार्ट और बनाएंगे इस चैप्टर का, इसमें सॉल्ट होगा और उसको पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर 5 चैप्टर हमारा साइंस में हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चंस भी बताएंगे, है ना। आप बुक का क्वेश्चन को देखते रहिए। और हम जहाँ तक समझते हैं NCERT बुक जो है वो आपका स्पेशल बुक, उससे अच्छा बुक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद का जो बुक होता है उसमें क्या होता है कि आपको एज के अनुसार से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। मतलब हमने देखा है, हमने 8th क्लास के बच्चा का बुक में मैंने देखा है कि उसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दे चुका है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दे चुका है, स्नेल्स लॉ को दिया हुआ है। तो क्या है ये 8th क्लास में लाइट उतना थोड़ी ना पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है। तो आप 10th क्लास की चीज़ को 8th क्लास में पढ़ा दे रहे हो, बच्चा डेवलप नहीं होगा, अनडेवलप हो जाएगा। तो सबसे अच्छा बुक जो होता है NCERT का होता है, उसको फॉलो कीजिए। मैथ्स में जो है बुक आप अलग अलग ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, लेकिन NCERT को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। हम आपके साथ बने रहते हैं। मेरा WhatsApp नंबर पर आप मैसेज किया कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और वो WhatsApp नंबर चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।